अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है हमारा, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा वाला, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। अब सबसे पहले बच्चे इसमें हमारे को क्या करना है, देखो पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, बेसिकली 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कमर्शियल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक, और फिर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक की बात करें तो ब्रीफ में हम बैंक क्या होता है। देखिए बैंक को समझने के लिए बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। सपोज आप सब बैंक गए, कौन कौन बैंक गया है? सर मैं गई। यस सर मैं भी गई। तो मेरे हिसाब से तो देखो सभी गए होंगे शायद। चलो ये पूछ लेता हूं मैं कि कौन नहीं गया, कोई है जो बैंक नहीं गया अभी तक? ओके तो देखिए बैंक क्या होता है, बेसिकली बैंक में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, बैंक में दो चीज हम इंपॉर्टेंट जो काम करते हैं बैंक में, एक तो पैसा जमा करवा देते हैं और एक क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब बैंक की डेफिनेशन भी यही बना देंगे हम कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांस ऑफ लोन। मतलब बैंक में हम पैसा जमा करवा सकते हैं, कराते हैं और एडवांसिंग ऑफ लोन। तो बस यही हमारी देखो बैंक की डेफिनेशन हो गई, यहाँ बैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन। मतलब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और पैसा विड्रॉल करते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। और रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया हमने कि रियल लाइफ में हम बैंक जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, बेसिकली ये करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट आता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो एक बार पढ़िए, देखिए इसमें बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नोट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जस्ट रीड आउट एवरीवन। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो बेसिकली परफॉर्म टू एक्सक्लूसिव फंक्शंस एट द सेम टाइम, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन, ये दोनों काम करता है। बट जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो फाइनेंस से डील करती है, वो उनमें से एक ही फंक्शन करेंगे, आइदर वो क्या करेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे या एडवांसिंग ऑफ लोन। मतलब दोनों फंक्शन वो एक साथ प्ले नहीं कर सकते। वो अगर करेंगे तो वो केवल बैंक के पास ही राइट होता है कि वो दोनों फंक्शन एक साथ कर ले, कि डिपॉजिट भी पब्लिक से ले ले और उनको लोन भी दे दे। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड, ये या तो आपको क्या करेंगे, लोन ही देंगे या फिर आपकी डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस और नो? अब चलते हैं कमर्शियल बैंक। नाउ अब ये दो वर्ड्स हो गए, कमर्शियल और बैंक, तो दो वर्ड को मिला के बना है कमर्शियल बैंक। तो इसको हम इसी तरीके से समझ लेंगे। तो एक तो बैंक की डेफिनेशन तो इसमें सेम रहेगी कि बैंक वर्ड आ रहा है, और कमर्शियल वर्ड को जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको सबको पता है कि कमर्शियल वर्ड क्या होता है। कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है कि एनी एक्टिविटी विच रिलेटेड टू अर्न प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या हो गई, तो बैंक की डेफिनेशन बोल दो और आगे फिर उस कमर्शियल वर्ड को डिफाइन कर दो। तो बैंक क्या हो गया, इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, ये तो सेम डेफिनेशन रही। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस। देखो कमर्शियल बैंक में क्या लिखा हुआ है, एंड परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस टू अर्न प्रॉफिट। तो ये वेरियस फंक्शंस टू अर्न प्रॉफिट, ये हमने किसको डिफाइन कर दिया, कमर्शियल वर्ड को। तो आजकल बैंक्स क्या होगी, बेसिकली केवल ये दो काम ही नहीं करती है, वो साथ में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करती है जिससे वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे आपको लोकल फैसिलिटीज देती है, आपको यू नो लोन्स, गोल्ड, बहुत सारी चीजें करती है बैंक्स, लोग है ना। तो इस तरीके से बैंक्स क्या हो गई, आजकल बहुत सारे काम करती है और उससे अपना क्या करती है, कमीशन अर्न करती है। तो इसलिए सारी बैंक्स आरबीआई को छोड़ के बाकी सारी बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक्स में आती है बेसिकली, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, बिकॉज वो दोनों काम तो करती है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, साथ में परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस टू अर्न प्रॉफिट। तो आई होप कमर्शियल बैंक क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। नाउ अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली समझने वाला टॉपिक है, वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो देखो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हु सप्लाई द मनी, हु प्रिंट द मनी, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने पढ़े थे कि गवर्नमेंट और आरबीआई। प्रिंट कौन करता है, यस प्रिंट कौन करता है, आरबीआई और गवर्नमेंट। आरबीआई क्या करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए को छोड़ के बाकी सारे जो नोट्स है वो कौन
प्रिंट करता है आरबीआई, RBI. और 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब हु प्रिंट द मनी सप्लाई, तो उसका आंसर आएगा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट सेकंड क्वेश्चन है हु सप्लाई द मनी, तो अब ये तो अंडरस्टूड है जो प्रिंट करेगा वो सप्लाई करेगा, तो प्रिंट जो कर रहा है वो सप्लाई करेगा, आरबीआई भी करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। बट इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, दैट इज कमर्शियल बैंक। तो सप्लाई ऑफ मनी कमर्शियल बैंक भी करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि विदाउट प्रिंटिंग, विदाउट इश्यूइंग ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई कैसे करता है? प्रिंट का इश्यू नहीं, तो अब वो सप्लाई कैसे करता है? तो उसका आंसर होता है क्रेडिट क्रिएशन, जो आज समझेंगे हम। और वो क्रेडिट क्रिएशन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है कि जैसे कमर्शियल बैंक के पास, जो आज मैं पूरा समझाऊंगा अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल, कमर्शियल बैंक के पास जो पब्लिक है ना वो पैसा जमा करवाती है, और जो पब्लिक का पैसा होता है उसी पे वो लोन पे लोन देके क्या कर देता है, मार्केट में सप्लाई कर देता है। अब वो कैसे करता है यही हमारे को पूरा डिटेल में आज समझना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक हम समझेंगे बच्चे। तो देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, टॉपिक हमारा क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। तो टॉपिक हम यहां लिख लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय Commercial bank. तो क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ आंसर क्या होगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चे। तो 6 मार्क्स में आप इसमें ऑर्डर ऑफ आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मीनिंग, देन उसके बाद सेकंड इसमें आएगा मीनिंग आ गया, देन इसके बाद में हम लेंगे, अब ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Right. फर्स्ट मीनिंग हो गया, सेकंड अजम्पशंस, देन उसके बाद में सी पॉइंट जो है वो इसमें क्या आएगा, बताओ, न्यूमेरिकल, Process, sir. न्यूमेरिकल Example. एग्जाम्पल, और थर्ड जो आएगा वो आएगा इसका एक्सप्लेनेशन। ये एक पूरा ऑर्डर ऑफ आंसर होगा जो 6 मार्क्स में। अब ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, चाहे 6 मार्क्स में आए या 3 में आए या 4 में, इसका आंसर हमेशा सेम रहता है। मतलब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 में आ गया तो कुछ इसमें से हम डिलीट मार दें, कुछ छोड़ दें, या 6 में आ गया तो और कुछ ऐड कर दें। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल इसका फिक्स आंसर है जिसको ना हम कम कर सकते ना हम ज़्यादा कर सकते। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, चाहे 3 में आए, चाहे 4 में आए, चाहे 6 में आए। और जब आपको मैंने स्कैनर दे दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने बैंकिंग का स्कैनर दे दिया है, तो उसमें आप देखोगे जो सीबीएसई का 15 ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपको दिया है, उसमें आप देखोगे तो मोर एंड लेस हर साल कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बहुत रेयरली होगा किसी ईयर के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं आया होगा, बाकी आप देखोगे ज़्यादातर मैक्सिमम ईयर्स में, पास्ट ईयर के अंदर इसका हमेशा क्वेश्चन आया, कभी 6 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका ऑर्डर ऑफ आंसर आपको ये पूरा फॉलो करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पे, अजम्पशंस में भी बाद में आऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल को और टेबल बनाना सिखाऊंगा, देन उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन और वो सारा हम करेंगे। तो पहले इसमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है बच्चे, और एग्जाम्पल क्या लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या मान के चलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। अब ये क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट, किसी को आइडिया है, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी डिपॉजिट? सर जो पैसा जो पब्लिक बैंक में जमा कराती है, Exactly. पब्लिक, बिल्कुल बिल्कुल, जो पब्लिक का पैसा जो बैंक में जमा होता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट हमें अज्यूम करना है बच्चे। जब अज्यूम करना है तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो सपोज मैंने अज्यूम कर लिया ₹500 करोड़, कुछ भी अज्यूम कर लो आप, 100, 500, 5000, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। सेकंड जो इसमें पॉइंट आपको लेना है एग्जांपल में, वो क्या लेना है, दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसको हमने अज्यूम करना है, इसको भी, तो हमने इसको 10% अज्यूम कर लिया। बस एक इतना सा एग्जांपल आपको अज्यूम करना है।
अब प्राइमरी डिपॉजिट तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ LRR क्या होता है। तो देखिए बच्चे, इसको समझने के लिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ देखिए बोर्ड पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ होता है RBI। ये हमने RBI ले लिया। RBI जो है वो एक रिजर्व मेंटेन करवाता है जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, और उसके देर आर 2 कंपोनेंट्स। दिख रहा है बोर्ड पे, ये सबको दिख रहा है मैं जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ? Yes, sir. अब ये क्या करता है, दो रिजर्व मेंटेन, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। यहाँ ले लेते हैं हम कमर्शियल बैंक, ये हमने ले लिया कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा आया बच्चे, हमने कितना अज्यूम किया कि कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट कितनी आई, पब्लिक ने कितना पैसा जमा करवाया, 500 करोड़। तो हमने कितना अज्यूम कर लिया, दैट इज 500 करोड़ रुपीज आ गए। अब कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आएगा वो आरबीआई को पता होता है, तो आरबीआई के आपको पता लगेगा कितना पैसा आ गया, तो आरबीआई कहता है कि जो भी पैसा आपके पास पब्लिक का आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ CRR मेरे पास रखना है, और एक जो है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपके खुद के पास रखना है। ये आरबीआई डिसाइड करेगा, ये परसेंटेज भी आरबीआई डिसाइड करता है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो एक तो खुद के पास रखना है और एक मेरे पास। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उसके 2 डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, एक आरबीआई के पास और एक खुद के पास। अब जो आरबीआई के पास रखेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, CRR, और जो खुद के पास रखेगा उसको क्या बोलेंगे, SLR। तो अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्हाट इज CRR। CRR इज ए सर्टेन परसेंटेज, CRR इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट विद द आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक अपना एक परसेंटेज जो है वो किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। और व्हाट इज SLR, अब आप खुद SLR की डेफिनेशन आप खुद ही बता सकते हो। व्हाट इज SLR? A part of the primary deposit which has to be kept with the commercial bank. बात करें, अभी हमने क्या समझा था कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उसका 2 डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को रखनी पड़ेगी, एक आरबीआई के पास और एक कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेगी। ये समझ में आ गया क्या, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. जो आरबीआई के पास रखेगा वो CRR, तो उसको हमने डिफाइन क्या कर दिया कि व्हाट इज CRR, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट विद द आरबीआई, वो आ गया CRR। तो अब SLR क्या होगा, इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट इटसेल्फ बाय द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक खुद रखेगा। अब किस फॉर्म में रखेगा वो अलग बात है, बट हम अगर इसको जनरली डिफाइन करें तो ये कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. अब मान लो हमने अज्यूम कर लिया कि आरबीआई ने इसको 5% रख दिया और इसको भी क्या रख दिया, 5%। तो टोटल LRR कितना हो गया बच्चे, 10%। और हमने यहाँ 10% लिया तो इसलिए हमने वो 10% रख लिया। तो बेसिकली इसकी एक लिमिट है, तो आप 20 से लेके 10 के बीच में कोई भी परसेंटेज अज्यूम कर लेना, 20 से ज़्यादा मत करना और 10 से कम मत करना। तो 20-10 के बीच में आप कोई भी परसेंटेज रख सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। तो हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने अज्यूम ही करना है, तो हमने 10% रख लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन अभी इजी हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये दोनों वर्ड समझ में आ गए क्या बच्चे, LRR और प्राइमरी डिपॉजिट, ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक मैंने बस ये समझा है कि व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट और व्हाट इज LRR। बट कुछ बुक्स में आपको क्या दे रखा है, यहाँ कुछ में CRR दे रखा है, कुछ में LRR दे रखा है। ये जो अजम्पशन से एग्जांपल लेंगे ना, इस एग्जांपल के अंदर कुछ बुक्स में आप देखोगे तो कुछ में CRR लिखा हुआ है, कुछ में LRR लिखा हुआ है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों सेम ही होते हैं, चाहे आप LRR लिख के करो चाहे CRR लिख के करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना तो मैं बता देता हूं कि अगर हम CRR ले केवल CRR ले तो इसका मतलब हम मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक है उनको बहुत कम से कम परसेंटेज रखना पड़ रहा है, एक ही परसेंटेज रखना पड़ रहा है जो बस आरबीआई के पास रखना है। और अगर हम LRR ले रहे हैं तो फिर उसको SLR भी रखना पड़ेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फिर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रखना पड़ेगा। तो जैसे अभी यहाँ देखें तो अगर CRR ले तो केवल 5% रखना पड़ेगा और SLR भी ले ले तो फिर 10% हो गया। तो बस ये मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन और
मिनिमम क्रेडिट क्रिएशन मिनिमम कब हुआ जब LRR ले ले, और मैक्सिमम कब हुआ जब CRR ले ले। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आप तो बस इतना सा समझो, हमारे सिलेबस में जैसे हम बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो अगर जैसे ये क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे LRR अज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं और कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं CRR, तो उससे इसके एक्सप्लेनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसमें फुल मार्क्स देते हैं। तो इसमें CBSE ने भी क्लियर कर रखा है कि दोनों में से कोई सा भी, तो वो हमेशा ऑब्लिक लगा के चलता है CBSE कि यहाँ CRR भी लिख सकते हो और LRR भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? ये कंफ्यूजन होगा आपको, बाद में Yes, मैंने sir. क्लियर कर दिया। Yes, sir. तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे हम क्या करने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सॉरी इसकी, तो देखिए टेबल में, इसमें टेबल में क्या फॉर्मेट बनेगा, यहाँ हम लेंगे स्टेजेस, यहाँ हम लेंगे डिपॉजिट्स, यहाँ लेंगे हम लोन अमाउंट, और यहाँ लेंगे हमने क्या अज्यूम किया है LRR, तो यहाँ LRR ही ले लेते हैं हम। बताओ, ये फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट आराम से बना सकते हो आप। स्टेज का बनाना है, डिपॉजिट का बनाना है, लोन का बनाना है और LRR का बनाना है। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो कितना डिपॉजिट आया बताओ, 500. तो यहाँ 500 लिख देंगे, जो प्राइमरी डिपॉजिट है हमारा, ये 500 करोड़ हो गया। अब आपको पता है कि जैसे डिपॉजिट आएगा कमर्शियल बैंक के पास, तो RBI का रूल क्या है, उसका सर्टेन परसेंटेज किसके रखना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. और वो Yes, कितना sir. किया हमने, SLR. वो कितना किया हमने 10%, कितना किया, तो अब इसका 10% कितना हो गया भाई 50 करोड़, इसका 10% कितना हो गया 50 करोड़। तो 50 करोड़ उसको LRR के फॉर्मेट में RBI के पास और खुद के पास रखना पड़ेगा। अब कितना बचा उसके पास 450, कमर्शियल बैंक के पास कितना बच गया 450। अब ओके, तो यहाँ अब क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक, यहाँ देखो अब अजम्पशंस का रोल आता है कि कमर्शियल बैंक को एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो इतने सालों से काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि जो 450 अमाउंट जो बच गया रिजर्व रखने के बाद, वो बेसिकली उनके पास थ्रू आउट ईयर ऐसा रखा ही रहता है, मतलब हमेशा रखा ही रहता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है बेसिकली कि लोग क्या करते हैं, जो कैश विड्रॉल करते हैं वो 10% से ज़्यादा जो भी अपना वो जमा करवाते हैं उसका 10% से ज़्यादा विड्रॉल करते ही नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे आजकल तो और भी ज़्यादा हो गया, आजकल तो क्या हो गया, ये भी इतना भी नहीं निकालते हो। क्यों? क्योंकि आजकल तो आप देखो UPI से सारा पेमेंट होता है, फ़ोन पे, पेटीएम और इन्हीं से हम कर लेते हैं, कैश विड्रॉल हम वैसे ही नहीं करते। बट पहले भी बैंकों को एक्सपीरियंस था कि इससे ज़्यादा वो विड्रॉल नहीं करते। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे, मान लो आपने मेरे को फीस दी, अगर आपने मेरे को फीस दी कैश के अंदर दे दी आपने, तो आपने कैश विड्रॉल किया, आपने फीस मेरे को दी, मैंने कैश में ले ली और मैं क्या करूंगा, उसको मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगा। वापस वो पैसा कहाँ चला गया, क्योंकि हम यहाँ अज्यूम क्या कर रहे हैं कि पूरी बैंक्स एक ही बैंक मानते हैं, पूरी बैंकिंग सिस्टम ले रहे हैं हम यहाँ, हम सारी बैंक को एक ही बैंक मान रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपने मेरे को पैसा बैंक से निकाल के दिया और मैंने उसको वापस अकाउंट में रख दिया, या मैंने उसको खर्च किया, किसी को मान लो पेमेंट किया तो उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, या फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने 4 व्हीलर खरीदा, मैंने क्या किया, मैं 4 व्हीलर खरीदूंगा तो मेरे को चेक से पेमेंट देना पड़ेगा, तो मैं मान लो चेक दिया तो वो चेक लगाएगा, वो वापस बैंक में चला गया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा, आज भी प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि हमारा जो भी पैसा होता है वो मोर एंड लेस बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है। बाहर पैसा बहुत ही कम रखते हैं लोग पॉकेट के अंदर, और वो बहुत ही कम पैसा रहता है। तो इस ये बैंकों को एक्सपीरियंस होता है कि भाई सारा पैसा क्या होता है, मोर एंड लेस बैंक के अंदर ही रहता है। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी यस सर। अब वो जो 450 है तो बैंक, कमर्शियल बैंक है, ये उनका दिमाग लगेगा कि यार ये पैसा रखा हुआ है, अब इसके बदले में क्या होगा, लोगों को उनको इंटरेस्ट भी देना, हालांकि वो बहुत नॉमिनल होता है बट देना तो पड़ता है, और उनको खुद को भी कमाना है, तो वो क्या कर देते हैं, इसको लोन दे देते हैं।
इसीलिए कमर्शियल बैंक का बहुत फ़ोन आता है, आपके पेरेंट्स के पास आता होगा कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि उनके पास पैसा रखा हो, वो चाहते हैं कि इसको लोन दे और उससे वो क्या करें, अपना इंटरेस्ट कमाए, जो खुद की भी इनकम हो जाएगी और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी वो दे देगी। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, लोन देगा। अब जैसे ही लोन देगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लोन देगा तो ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएगी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो व्हाट इज सेकेंडरी डिपॉजिट, विच इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक गिविंग द लोन्स। लोन देके जो डिपॉजिट क्रिएट होगी उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब जब भी बैंक लोन देता है, तो शायद आपको पता है नहीं पता, बट बाद में आपको पता लग जाएगा कि जब भी बैंक लोन देती है तो हमेशा वो कैश में नहीं देती, कभी भी आपको वो अकाउंट में ट्रांसफर होता है, आपका अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट के अंदर वो पैसा आता है। तो जो लोन होता है वो हमेशा अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अब आप सोचो, बैंक ने लोन दिया, उसने अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में पैसा डाला, तो वापस वो बैंक के पास ही चला गया पैसा, यस और नो? यस सर। जैसे बैंक के पास गया वो पैसा, तो आरबीआई के पास क्या अलार्म चला गया कि डिपॉजिट्स आ गई, आरबीआई डिपॉजिट आई है, नहीं डिपॉजिट आ गई आरबीआई के पास। तो आरबीआई कहेगा भैया इसका पैसा, इसका भी वही परसेंटेज वापस रखो। तो फिर कमर्शियल बैंक को इसका फिर क्या करना पड़ेगा, 10% रखना पड़ेगा और फिर इसमें से वो माइनस कर देगा, तो कितना बचा, 405। अब अगेन ये पैसा फिर कमर्शियल बैंक के पास आ गया कि यार ये बच गया भाई, 10% जो लोन दिया था, उनको पता है कि जो लोन दिया उसका भी वो 10% ही यूज करेंगे, बाकी पैसा फिर रखा रहेगा। तो फिर कमर्शियल बैंक इसको फिर आगे फिर लोन दे देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसा बताओ कब तक चलेगा, जब तक जीरो नहीं हो जाएगी एक्चुअल डिपॉजिट। ये लोन डिपॉजिट नहीं, लोन अमाउंट। तो यहाँ टोटल लिख देंगे हम। देखो सारी स्टेज तो हम कर नहीं सकते, ये सारी स्टेज आप करोगे तो ये तो बहुत इन्फानाइट जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा जब तक ये जीरो नहीं होगा, जब तक ये बार बार क्या होता जाएगा, लोन वापस सेकेंडरी डिपॉजिट बनता जाएगा, फिर वापस से चलता रहेगा। तो ये तो इन्फानाइट चलेगा। तो इसको हम डैश डैश लगा के बस 2 स्टेज कर दो आप तो, और फिर डैश डैश लगा के अब हमें ये टोटल निकालना है। इसका क्या निकालना है, टोटल जरूरी है, टोटल निकाल के दिखाना है। तो अगर आप पूरा सॉल्व करके टोटल निकालोगे तो उसमें तो हो सकता है आपके पूरे 3 घंटे इसी में लग जाए, क्योंकि इतना लेंथी हो सकता है ये। बट हमारे को पूरा नहीं करना, हमारे को बस 2 स्टेप बतानी है, बाकी सारा डायरेक्ट टोटल। अब टोटल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो टोटल कैसे निकलेगा। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था, टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, मतलब ये डिपॉजिट आ जाएगी आपके पास। तो ये डिपॉजिट आ जाएगी, ये डिपॉजिट तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और इसका जो टोटल आएगा वो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं। हालांकि मैं आगे इसको जस्टिफाई भी करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं कि आप जो भी यहां प्राइमरी डिपॉजिट लोगे वो यहां लिख दो आप। अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो यही अमाउंट होगा। तो आप हमेशा इसका टोटल जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट अज्यूम किया है ना, वो एज इट इज लिख दो। अब ये हम निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। तो देखिए अब ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है 500 इंटू 1/LLR कितना है 10%, यस और नो? यस। यस तो 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10/100। 10% को ऐसे लिखेंगे। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 500 इंटू, ये ऊपर जाएगा 100/10, तो ये क्या आ जाएगा 500 इंटू 10 इक्वल्स टू 5000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ 5000। अब ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, ठीक है। अब आप देखो खुद कि ये मैंने टोटल लिखा है LLR, तो आपने देखा LLR कितना है 10%। टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई 5000। तो 5000 का 10% क्या आया, वही 500 ही आएगा, यस और नो? तो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया कि ये अमाउंट 500 मतलब वही आएगा जो आपने एज्यूम किया, वही आएगा। हम बाकी अगर ऐसा नहीं करें तो हम वैसे भी 10% निकाल के लिख सकते हैं। तो बताओ ये टोटल निकालना आ गया क्या सबको? यस सर। अब देखो बच्चे इसकी मीनिंग कितना इंटरेस्टिंग हो गया, इसकी डेफिनेशन अब आप आराम से, क्योंकि जो ये आपने प्रोसेस किया ना वो इसकी डेफिनेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, और यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ हम इसका क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट। तो बताओ टोटल डिपॉजिट कितनी है अपनी 5000,
और प्राइमरी डिपॉजिट कितने हैं 500, तो ये कितना आ गया 10। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक ने 500 रुपए आए थे कमर्शियल बैंक के पास, कितने आए थे 500 करोड़, यस और नो, और उसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, Yes, sir. कितना मार्केट में कितना बेच दिया, कितनी सप्लाई कर दी 5000। तो बताओ कितना टाइम हो गया वो 10 टाइम्स, मतलब उन्होंने 10 टाइम्स मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी। पब्लिक ने पैसा जमा कराया 500, कमर्शियल बैंक ने मार्केट में कितनी सप्लाई कर दी 5000, तो कितना टाइम हुआ वो, कितना टाइम हुआ 10 टाइम्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि कमर्शियल बैंक बिना प्रिंट किए हुए, बिना इश्यू किए हुए फिर भी वो मार्केट में मनी सप्लाई कर सकती है। तो बताओ कैसे कर सकती है, अब आंसर आप खुद ही बता दोगे कैसे किया, कैसे किया 500 से 5000 कैसे किया, यही तो पूरा समझाया आपको। Yes, sir. लोन देके, अरे सिंपल, बिल्कुल लोन देके, अगर ये बोलना आपको सिंपल, उसने लोन पे लोन दिया, ये दिया फिर लोन दिया, फिर आगे वो लोन देगा, फिर तो लोन देके उसने क्या कर दिया 500 से कितना कर दिया 5000 कर दिया। यही क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन है। तो व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, अब प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मींस व्हेन कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कितनी है ये 500 इनिशियली, तो व्हेन कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर डिमांड डिपॉजिट इन मल्टीपल्स, और यहाँ कितना मल्टीपल किया 10 टाइम्स कर दिया, इन मल्टीपल्स बाय एडवांसिंग ऑफ लोन्स, लोन देके वो क्या कर देता है उनको मल्टीपल में इंक्रीज कर देता है, और इस तरीके से कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई कर देता है। आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस में देखो फर्स्ट अजम्पशंस क्या है, ये हमने बता दिया था कि बैंक को क्या एक्सपीरियंस होता है कि द ऑल डिपॉजिट्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर द विड्रॉल द कैश एट द सेम टाइम, कि सारा जितना भी पैसा लोग बैंक में जमा करवाएंगे वो सारा एक साथ विड्रॉल नहीं करते। क्या आप विड्रॉल करते हैं, क्या मैं करता हूं, बी प्रैक्टिकल, No, sir. बस। तो ये एक अजम्पशंस हो गई कि बैंक एज्यूम करके चलता है अगर सारे लोग विड्रॉल कर ले, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में पढ़ा था कि फिर तो बैंक फेल हो जाएगा, पढ़ा था ना अपन ने कि बैंक में भी फेल, अगर सारे लोग जाएंगे पैसा निकाल लेंगे तो बैंक के पास पैसा होगा ही नहीं। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा पैसा ही तो हम लेने जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि बैंक ने वो सारा पैसा आगे लोन दे दिया, क्या कर दिया, लोन दे दिया, बैंक के पास वो पैसा होता ही नहीं है, तो वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये अजम्पशंस क्लियर है। सेकंड अजम्पशन देखो, इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल आर जनरली, देखो इन्होंने 20% अज्यूम किया, आपने कितना अज्यूम किया था 10%। 10%। तो जो भी आप अज्यूम करो वो यहाँ ले लेना, जैसे हमने 10% लिया था आप 10% ले लेना। इन्होंने देखो एग्जांपल में क्या लिया है 20% अज्यूम किया है LRR, हमने 10% लिया, तो आप यहाँ 10% लिख दोगे कि द बैंक एक्सपीरियंस शोज दैट द विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द बैंक। भैया उनको पता होता है कि लोग पहले बात जो कैश सारा तो निकलवाते नहीं है, तो फर्स्ट अजम्पशन हो गई, और जो निकलवाते हैं वो बस 10% से ज्यादा वो निकलवाएंगे नहीं, उतना वो ऑलरेडी रख रही है। तो बताओ सेकंड अजम्पशन क्लियर है। Yes, sir. थर्ड अजम्पशन देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लोन्स आर नेवर ऑफर्ड कैश। ये भी मैंने समझा दिया था कि जब भी बैंक लोन देती है तो वो भी कैश में नहीं देती, वो आपके अकाउंट में अकाउंट ओपन करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो पैसा बैंक के पास वापस चला जाता है, यस और नो। Yes, sir. अगर वो उसको कैश में देती तो फिर तो बैंक उस पर क्या करता, वो बैंक से बाहर चला जाता, तो फिर तो आगे बैंक कुछ कर ही नहीं पाता। तो बैंक उसी को अकाउंट में खुलवा के उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और या फिर क्या कर देती है, जैसे आप 4 व्हीलर लोगे तो वो आपका चेक दे देगी, वो चेक आप जाके 4 व्हीलर वाले को या 2 व्हीलर वाले को दोगे तो वो जाके अपने बैंक में लगाएगा। अल्टीमेटली वो कहीं भी जाएगा, वो बैंक में ही पैसा जाएगा, यस और नो। Yes, sir. और फिर आ गया ये फॉर्मूला, ये टोटल डिपॉजिट कैसे निकाली, ये जो फॉर्मूला समझाया था कि आपको फाइनली ये टोटल डिपॉजिट कैसे निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये टोटल अमाउंट कैसे आया, तो इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। बताओ सारे अजम्पशंस क्लियर है क्या। Yes, sir. अजम्पशंस में एक अजम्पशंस वैसे देखो यहाँ लिख दिया हमने, आप इनमें भी ऊपर लिख देना कि देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी बैंक मिला के हम एक ही बैंक मान रहे हैं। अगर आप ऐसे समझोगे कि यार अलग अलग बैंक समझोगे तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। तो हमारी ये भी अजम्पशन है कि हम यहाँ बैंकिंग सिस्टम ले रहे हैं, पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहे। तो ये वैसे इन्होंने कहाँ लिख दिया, इसमें एग्जाम्पल में लिख दिया, आप इसको अजम्पशंस में लिख देना ये पॉइंट
कि देयर इज ए सिंगल, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, बट लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है कि क्या लिखोगे, देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। यस और नो? जी सर। उसके बाद में क्या आ गया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या ज्यूम किया, देखो प्राइमरी डिपॉजिट कितनी ली इन्होंने, LLR कितना लिया 20%, हमने कितना लिया 10%। ठीक है, तो इन्होंने कितना 20%, हमने 10%, बस वो चेंज है। और इन प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ इस एग्जांपल में कितना 1000 और हमने कितना लिया था 500। यस और नो? 500। तो आप कुछ भी Yes, अज्यूम कर sir. लो, ये तो प्राइमरी डिपॉजिट आप कुछ भी अज्यूम कर लो, और जो LRR है उसका मैंने बता दिया 10 से लेके 20% में भी कुछ अज्यूम कर लो आप, तो यू आर फ्री, इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको अज्यूम करना है आप अज्यूम कर लो। तो ये अजम्पशंस भी, ये भी हो गया। फिर आ गई टेबल, ये टेबल बना दी, ये सारी टेबल मैंने आपको समझाई दी। और फिर टेबल का एक्सप्लेनेशन में क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपने किया फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया वो सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड स्टेज में आपने क्या किया थर्ड आ गया, और फिर यहाँ थर्ड तक बता रखा है अपन ने सेकंड में। तो कहता हूँ कि आपकी 2 स्टेप बनाओ, 2 स्टेप ही करके उन 2 स्टेप को लिख दो कि आपने क्या किया, और एक फिर लास्ट जो टोटल वाली स्टेप्स है उसके बारे में बता दो, ये वाली, ये लास्ट पॉइंट। मतलब कुल मिला के इसमें भी आप शॉर्टकट मार सकते हो, 1 और 2 पॉइंट लिख के डायरेक्ट आप लास्ट वाला पॉइंट लिख सकते हो। यस और नो? यस सर। तो अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख दो कि भाई जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या किया कि इन द फर्स्ट स्टेप जो प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000, देन द कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसमें से क्या करेगा उसका 20% रखेगा, देन फाइनली क्या करेगा रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो दैट विल बी द ऑफर द लोन। तो ये सब लिखा हुआ देखो, इन द एग्जाम्पल 20% ऑफ द टोटल कैश डिपॉजिट इज 200 विल बी रिटेन्ड एज ए कैश रिजर्व, वो रखेगा, then by the bank are remained 800 will be the given as a loan। नहीं लिख सकते क्या अपनी लैंग्वेज में, जो आप कर रहे हो वही तो लिख रहे हो। यस और नो? नो सर। और ऐसे ही फिर सेकंड स्टेप में, ऐसे ही थर्ड स्टेप में, और फिर टोटल में क्या किया हमने वो टोटल स्टेप बता रखी है देखो। दस द प्रोसेस गोज ऑन, वो चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कैश डिपॉजिट, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, और फाइनली हमारे पास इसमें कितनी डिपॉजिट आ गई 5000, क्योंकि इसमें 20% था, और फिर इसका हमने कितना टाइम्स किया 5 टाइम्स। तो ये तो हमने भी यहाँ किया था कि टोटल डिपॉजिट हमने कैसे निकाला और कितना टाइम्स किया, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई थी कि ये टोटल कैसे आया। यस और नो? जी सर। तो एक बार ये पढ़ लो स्टेप्स, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। वैसे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप टेबल में जो कर रहे हो बस उसी को लिखना है। यस और नो? ट्रू सर। यस। और ये हमारा टॉपिक खत्म। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आता है, और समझ में आ गया तो बच्चे सबसे इजी है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर क्वेश्चन आएगा ना, जैसे एक इसके मान लो फंक्शन आगे सेंट्रल बैंक के आगे हम पढ़ेंगे या मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप और में आ गया क्रेडिट, तो आप सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें याद करने के लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ये एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि देखो इसमें एग्जाम्पल आपको खुद को ही लेना है या आपको एज्यूम, बस यही तो करना है आपको। देखो इसमें मैं इसको एक साथ मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपको खुद को लेना है, तो ये तो आप खुद ही एज्यूम कर लो, ये एग्जाम्पल आपको एज्यूम करना है, फिर ये टेबल का फॉर्मेट बनाना है, ये सारा करके फिर आप मीनिंग बनाना मैंने आपको सिखा दिया, आप खुद बना सकते हैं। जो आपने किया उसे अजम्पशंस मैंने आपको समझाई दी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आप खुद ही लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। यस और नो? हो सकता है? यस सर। बताओ इजी है क्या? बिल्कुल। यस सर। यस सर। 6 मार्क्स बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप मतलब कोई फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, गलती कुछ होती नहीं है, और सारे बस 1-2 बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो खुद प्रैक्टिस कर लेना। कुछ एग्जाम्स जैसे होम में स्कूल के एग्जाम होंगे, मैं लूँगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ आप लिखने की प्रैक्टिस एक बार आपकी हो जाएगी, कुछ गलतियाँ करोगे फिर वापस करेक्ट करोगे, तो ये थोड़ा प्रोसेस चलता रहेगा, और फाइनली फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा हो, बट धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, फिर इसको अटेम्प्ट करोगे, कुछ गलतियां करोगे, फिर करेक्ट करोगे, तो एंड ऑफ द ईयर आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, और बहुत इजी है एग्जैक्टली। ठीक है? यस और नो? यस सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर।
यस एनीवन कुछ बोल रहे थे? सर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर थ्योरी वाला आएगा? आप देखो इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, ये आपको कौन बताएगा? स्कैनर। यस सर। आप उसमें देखना आपको डिफरेंट लैंग्वेज भी मिलता है, थोड़ी सी लैंग्वेज बस चेंज होती है, बाकी आंसर सेम ही रहता है। तो जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ आंसर ये रखना है, मीनिंग, अजम्पशन, न्यूमेरिकल एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन। या फिर थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज में आ जाता है तो उसका जितना भी अब तक सीबीएसई में जैसे भी क्वेश्चन आया है वो सारा आपको स्कैनर में मिल जाएगा। इसकी लैंग्वेज वाला सारा पार्ट वो सब अलग अलग ईयर्स में आया हुआ है, बट ऑर्डर ऑफ आंसर इसमें क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी लिख दे, अल्टीमेटली आप इसका आंसर इसमें कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। दिस इज द फिक्स, ये फिक्स है। आप बताओ उसमें एक भी स्टेप आप मिस कर सकते हो क्या? अगर आपने मिस कर दिया तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। यस और नो? इट्स वेरी टेक्निकल। ये वो टेक्निकल है, चाहे 3 मार्क्स में है, चाहे 4 मार्क्स में, चाहे 6 में है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आए, आपको आंसर यही लिखना है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूं, अगर ये समझ में आ गया तो अब देखते हैं कौन बच्चा आंसर दे पाएगा। सबसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, तीन क्वेश्चन पूछूंगा, तो तीनों का आंसर देखते हैं आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मान लो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, मैंने केवल आपको ये पढ़ा दिया और एग्जाम में ये तो आ गया, इसके साथ में ये भी आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करेंगे, तो बताओ आप क्या लिखोगे? सर मतलब जो इसमें कंपोनेंट्स है वही लिख देंगे। क्या? जैसे डिपॉजिट्स हो गया, फिर लोन्स, फिर एलआरआर, बस ये 2 ही पॉइंट आएंगे बिल्कुल। एक तो आप बताओ क्रेडिट क्रिएशन किस चीज पे डिपेंड करता है? प्राइमरी डिपॉजिट पे और एलआरआर पे। जितना ज्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, जितना एलआरआर कम होगा उतना ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। यस और नो? तो ये 2 ही मेन फैक्टर है बेसिकली। तो जो क्रेडिट क्रिएशन को जो इफेक्ट करते हैं, दीज आर द 2 फैक्टर, वन इज प्राइमरी डिपॉजिट और सेकंड इज एलआरआर। तो प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा, मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा लोन देगा। और एलआरआर मतलब जो रिजर्व रखना पड़ेगा, वो जितना कम रखोगे उतना ज्यादा कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन देगा, और जितना ज्यादा रखेगा उतना कम देगा। यस और नो? यस सर। तो ये क्वेश्चन। यस। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्या होता है, कई बार इसमें क्या होता है कि करंट इश्यूज या रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं इसको, मतलब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया कि जनधन योजना, किसी को पता है जनधन योजना क्या है? किसी को तो पता होगा यार क्लास में, जनधन योजना क्या होती है? सर नहीं पता। एलपीजी चैप्टर अभी जनधन योजना? हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम है जनधन योजना। क्या है ये स्कीम? देखो वैसे तो मैं एलपीजी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपने एलपीजी पढ़ा नहीं है, उसमें भी आएगा। वो बैंक अकाउंट बनवाने के लिए वो क्रेडिट इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि कमर्स आरबीआई ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, लोगों की बैंकिंग हैबिट ही नहीं है। लोग, आप तो अपन को सिटी में रहते हैं, अपन को लगता है कि यार इतनी सारे बैंक है, इतने सारे एटीएम, ये वो फलाना, ये सारे दिखते हैं, बट आप रूरल एरियाज में जाइए, रूरल एरियाज के अंदर अभी भी लोग जो है उनका बैंक अकाउंट नहीं है, वहाँ बैंक्स भी नहीं है। तो इसलिए क्या आते हैं कि उनकी बैंकिंग हैबिट नहीं है। बैंकिंग हैबिट मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते, तो बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते तो बैंकों के पास पैसा आ नहीं रहा, और बैंक क्या करते हैं, फिर पैसा नहीं आएगा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पा रहे, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम है, और इसलिए फिर हमारे को फॉरेन कैपिटल पे इस पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर हमारे लोग सारे बैंक पे पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करके ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई होगी, जब मार्केट में पैसा आएगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा, और हमारे जीडीपी सब कुछ बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जनधन योजना स्कीम लेके आए कि सबके अकाउंट खुलवाएंगे, जिनके अकाउंट नहीं है वो अकाउंट उनको गवर्नमेंट ने खुद ने कहा कि हम आपको खुलवा के दे रहे हैं। और उसमें इनिशियली से 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने 500 या कुछ ऐसा अमाउंट भी डाला कि आप अकाउंट खुलवाओ, हम उसमें आपके लिए कुछ अमाउंट भी डाल रहे हैं ताकि वो अमाउंट निकालें, जमा करवाएं, ताकि उनको वो बैंक से फेमिलियर हो और बैंक यूज करना स्टार्ट करें। तो ये जनधन स्कीम बेसिकली यही थी कि हालांकि हम एलपीजी वाले चैप्टर में भी इसके बारे में है लिटिल बिट, वो पढ़ेंगे वहाँ। तो ये जनधन स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंक्रीजिंग द डिपॉजिट या क्रिएटिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक। तो ये थी। तो अब आप बताओ इसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि
व्हाट विल बी द इम्पैक्ट क्रेडिट ऑफ क्रिएशन में जो पीडी है यानी जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे Exactly. जिसकी वजह से बिल्कुल जनधन योजना, बस इतना सा ही उसमें आपको लिंक करना है कि जनधन योजना इसको बढ़ाएगा, क्या करेगा, पीडी को बढ़ाएगा यानी तो 500 बस आप ये बताओगे कि मान लो B4 जनधन योजना 500 करोड़ प्राइमरी डिपॉजिट थी, अब गवर्नमेंट ने जनधन योजना स्कीम लॉन्च की तो उसकी वजह से मान लो ये 800 हो गई, तो अब क्या होगा, जब 800 हो गई तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा। यस और नो? यस सर। ऐसा ही एक डिमोनेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया तो उसका क्या फर्क पड़ा क्रेडिट क्रिएशन पे? डिमोनेटाइजेशन करने से सब कुछ आजकल क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन सब कुछ बैंक में पैसा जमा करवाना कंपलसरी हो गया। आप कोई भी चीज अगर बाहर रखते हो तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लीगल, तो आजकल सब क्या होता है बैंक में ही पैसा रखते हैं, सारा बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ गई, सारा बैंक में पैसा है, तो अगेन प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ी और बैंकों के पास पैसा आया और बैंकों ने उसको क्रेडिट क्रिएशन किया। तो ये भी एक लॉजिक था कि डिमोनेटाइजेशन, जनधन योजना, ये सारी स्कीम गवर्नमेंट इसलिए भी लेके आई थी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। अब देखो Yes, sir. नोट्स के अंदर देखो फैक्टर तो दे रखे हैं नीचे, ये फैक्टर अफेक्टिंग द क्रेडिट क्रिएशन। हालांकि ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का, इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे को अभी आज तक नहीं आया कभी, बट अगर ऐसा आ सकता है तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो इसमें देखो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, बल्कि 4 पॉइंट दे रखे हैं, बट अल्टीमेटली वो 2 ही पॉइंट है, बात वही कर रहा है 2 पॉइंट की, बट बना दिए 4 पॉइंट। देखो प्राइमरी डिपॉजिट दे रखा है, CRR दे रखा है, बैंकिंग हैबिट और पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो CRR और पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक एक ही बात है, और बैंकिंग हैबिट वो ये कि प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ेगी लोगों की बैंकिंग हैबिट। तो बेसिकली मेनली तो वो 2 फैक्टर है, बाकी आप ये 4 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्रेडिट क्रिएशन। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब कमर्शियल बैंक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो अभी तक इस चैप्टर के अंदर अगर हम कंटेंट में चले तो कंटेंट के हिसाब से हमने इसमें 2 हेडिंग मेजर कर ली, बैंक वाला पार्ट पूरा कर लिया और कमर्शियल बैंक हमने पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक, ठीक है।